गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ना मैं एक ऑब्जेक्टिव लेवल की शीट दूंगा, वो आज आपको मिल जाएगी और आपका ऑब्जेक्टिव लेवल अल्टरनेटिंग करंट का टेस्ट होगा। उस शीट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वैसे, ठीक है। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। अब से हमारे जो भी चैप्टर होंगे वो 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैं 1 वीक खींचता हूँ तो वो मैक्सिमम होगा चैप्टर, 1 वीक तो मैक्सिमम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। अब से जितने भी चैप्टर होंगे वो 3 से 4 लेक्चर में हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं 1 वीक खींचता हूँ तो वो मैक्सिमम होगा 1 वीक को। हमारे जो चैप्टर रहते हैं ईएम वेव्स, लाइट, एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन, ये चैप्टर रहते हैं 3 दिन, ये भी 3 दिन, ये 3 दिन, ये 3 दिन, ये 3 दिन, 3, 6, 9, 12, 15, यानी 1 मंथ में ये खत्म हो जाएंगे। ये लाइट को 1 मंथ चाहिए, इसको 7 से 8 लेक्चर, दैट्स इट। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस इस हिसाब से। इसको मैं चाहता हूँ मैं इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको सेंड करता जाऊँ और ये सारे चैप्टर मैं आपको एज इट इज 1 मंथ में कंप्लीट करवा दूँ, तो हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा कंप्लीट। होप सो अगस्त के अंदर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ट्राई कर लेंगे अगस्त तक। एक ये चैप्टर रह जाएगा लास्ट सितंबर के लिए हमारा। अगस्त तक मैं ये सारे चैप्टर आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो करते हैं आगे स्टार्ट। हमारा नया चैप्टर है आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो हमने करना है, इसके अंदर बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? हाँ जी, इसके बारे में किसी को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से क्लियर हो रहा है क्या, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, और दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट टाइम के साथ ऑसिलेट करते हैं। तो लिखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are those waves in which sinusoidal variation right angle to each other as well as at right angle to the direction of wave propagation. Right angle to the direction of wave propagation. इसको नोट कर लो बच्चों डेफिनेशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं बच्चों? जिसके अंदर साइनोसॉइडल वेरिएशन होती है, जो दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। साइनोसॉइडल वेरिएशन
ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो लिखा है, साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ, यहाँ पर लिख देना साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड, यहाँ पर लिखना है आपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर राइट एंगल टू ईच अदर। बच्चों इसको ध्यान से लिखना, दोबारा सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच साइनोसॉइडल वेरिएशन, साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब होता है जो टाइम के साथ चेंज करता है साइन कर्व के साथ, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स right angle to each other as well as a right angle to the direction of propagation of wave। ये बात किसी को समझ आई है? हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। यस, ये दोनों आपस में होते हैं परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसके बाद समझो इन दोनों से मिलकर एक वेव बनती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, और ये वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। दोबारा फिर समझो, कहता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसके अंदर साइनोसॉइडल वेरिएशन होती है टाइम के साथ, किन किन कंपोनेंट की? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट की साइनोसॉइडल वेरिएशन होती है टाइम के साथ, और इन दोनों कंपोनेंट के से मिलकर जो वेव बनती है वो वेव भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। यार बच्चों समझ आया कुछ के नहीं आया? यस सर। ओके, तो दोबारा समझो, इसके अंदर देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारे पास दो एक्सिस हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वेव का और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, मैंने जो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मेरा जेड एक्सिस है। मुझे ये बताना मैंने क्या ड्रॉ किया ये वाला। ये किसके अलोंग है, कोई बता सकता है? ये कंपोनेंट किसके अलोंग है साइनोसॉइड? ZX। Oh, very good. It is along z axis, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों z एक्सिस के अलोंग है। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा z एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह मैं बच्चों और ड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे बताना किसके एक्सिस के अलोंग है। ये कौन से एक्सिस के अलोंग है? YZ ना, y एक्सिस के अलोंग है बच्चे, अकेले y एक्सिस के अलोंग। थोड़ा सा मेरे लिए 3D को दिखाना यहाँ पर थोड़ा सा टफ होता है ना, वो तुम्हें पता ही है। ये मेरा y एक्सिस के अलोंग है। y एक्सिस के अलोंग बच्चों क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके अलोंग चल रही है बच्चों? ये वेव किसके अलोंग चल रही है? इधर को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। हाँ जी बोलो। एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है ना, यानी ये तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको समझ आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में या नहीं समझ आया, ये बताओ। समझ आ गया सर।
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक तो आपस में परपेंडिकुलर है, जो वेव इनसे मिलकर बनी वो भी इनके परपेंडिकुलर है, कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भी ये आपस में भी परपेंडिकुलर है और तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। दिस नेचर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद बच्चों मैं आगे बात करता हूं, इसकी मैं इक्वेशन की बात करता हूं। इक्वेशन बच्चों मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग माना हुआ है? z एक्सिस। z एक्सिस के अलोंग साइनोसॉइडल कर्व अगर मैंने ड्रॉ करनी है, E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t, ये वेव की इक्वेशन होती है। आपने वेव की इक्वेशन क्लास 11th में पढ़ी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किसके अलोंग है? y एक्सिस। तो b नॉट साइन kx minus these are the two equations of electric and magnetic component. नोट कर लो इसको। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। एक मिनट, एक हाँ जी बच्चों नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ जी हो गया नोट? यस सर। इसके अंदर बच्चों जो k होता है ना, ये k, इसको बोलते हैं वेव नंबर। k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। और इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। k is equal to 2 pi by lambda। लैम्डा जो होती है वो वेवलेंथ ऑफ द वेव होती है। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इस टॉपिक में से बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन जो आएगा, या तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन पूछेगा, या आपको इसका ये डायग्राम पूछेगा, या आपको इसकी इक्वेशन पूछेगा। तो दोनों में से तीनों में से कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये मैंने आपको 1 मार्क का क्वेश्चन कवर करवा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों इसी के अंदर। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चों। सर जो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जेड और वाई एक्सिस के अलोंग ही रहती है? ना कोई भी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग मान लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग मान लूंगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर हो जाएगी? जेड एक्सिस के अलोंग। हाँ जी बच्चों बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से एक्सिस के अलोंग होगा? जेड। जेड। बस ये चीज आपने याद रखनी है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके सर। कर दूं मैं अब इसको फर्स्ट टॉपिक को? यस सर। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं।
इसकी लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ये भी आ सकती है पेपर में। अब से जो चैप्टर होंगे ना वो थ्योरेटिकल ज्यादा है बच्चों। अब से जो चैप्टर आप करोगे वो थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है, उसमें थ्योरी ज्यादा है, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो बहुत कम होगा। अब से जो चैप्टर है सारे थ्योरेटिकल है, पूरी थ्योरी है। हो सकता है मैं आपको अगले किसी चैप्टर की आपको पूरी पीडीएफ भेज दूं और थ्योरी में मैं आपको पूरा रीड करवा दूं, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको ऐसे ही करवाऊं सारे चैप्टर में, ऐसे कवर करवा दूं, क्योंकि कई चैप्टर की बहुत ज्यादा थ्योरी है, वो बार बार लिखनी बहुत टफ है। देखता हूँ, मैं ट्राई करूंगा पहले ऐसे ही लिखे जाए, अगर नहीं लिखा जाएगा तो मैं आपको चैप्टर की पूरी थ्योरी नोट देके फिर उसको पीडीएफ से रीड करवा दूंगा। लिखो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहली प्रॉपर्टी, हाँ जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट at right angle to each other and to the direction of propagation of electromagnetic wave। समझ हो गया? ये तो आता ही है ना बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको सभी को। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव do not require any material medium for their propagation। any material medium for their propagation। तीसरा, हाँ जी बच्चों, इसमें किसी का कोई डाउट है पहले दो पॉइंट में? नो सर। इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है और इनसे मिलकर जो वेव बनती है वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दो पॉइंट्स बताए मैंने। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पेस में जो लाइट की स्पीड से जाते हैं उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बच्चों तुम्हें म्यू नॉट की भी वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता है? कौन बताएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? बोलो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? एनी स्टूडेंट? 9 into 10 raised to power -6। और नहीं बच्चे, क्या हो गया तुम लोगों को? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जैस्मिन, बच्चे बताना। जैस्मिन, शुभलीन, सर 8.85। हाँ 8.85 इंटू, बोल बोल जल्दी, ये इंटू याद 10 की पावर -12, यही होती है। म्यू नॉट की वैल्यू बताओ, कौन बताए? 1/4 pi। ना बच्चे ना, 4 pi into 10 raised to power -7।
वेरी गुड। जब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो c की वैल्यू आ जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ये किसकी स्पीड से ट्रेवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? बोल नहीं रहे, किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड से ट्रेवल। एक बच्चों काम करना, जो चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है ना उसके नोट्स भेज देना। सभी ने अपने अपने नोट्स भेजने हैं मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे। जैसे अल्टरनेटिंग करंट अभी पूरा हुआ है लेटेस्ट, तो अल्टरनेटिंग करंट की नोट्स मुझे अपनी पीडीएफ बनाकर एक भेजना। मैंने चेक करनी है किसी ने कोई गलती तो नहीं की है, कोई टॉपिक इधर उधर तो नहीं किया। ईएमआई का अलग बना के पीडीएफ भेजो और एसी के अलग पीडीएफ भेजो, ठीक है ना। वो आपका होमवर्क मैं चेक करके आपको बता दूंगा। अगर किसी ने आपने गलती की होगी तो मैं, ताकि वो पेपर में गलती ना करो आप, तो वो मुझे सेंड करने हैं आपने पीडीएफ बना के, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद ईएम वेव ट्रेवल इन स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, दिस वन। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, किसी ने टेस्ट क्यों नहीं दिया? किसी का नहीं आया टेस्ट मुझे? सर आपने टेस्ट नहीं सेंड किया? भेजिए नहीं सर। टेस्ट तो भेज दिया मैंने। नो नहीं सर। सर। ओहो, मैंने मैडम को भेजा, रह गया पता नहीं। मैंने तो टेस्ट बनाया था, टेस्ट बना के मैंने, मुझे था मैंने सेंड कर दिया। तुम लोगों ने भी नहीं, किसी ने कहा ग्रुप में। तुम भी कह दिया करो कि टेस्ट भेज दो इस बार। पहले तो जैसे सिमरन बोल देती होती थी सर टेस्ट भेज दो, इस बार नहीं बोला किसी ने, ठीक है। टेस्ट के लिए कह दिया करो, बार बार कहा करो। वो मैंने बना के ना बस उधर ही मैम को ही सेंड करके रख दिया मेल में, ऐसी पड़ा। आज दे दूं, आज भेज दूंगा तो आज दे दोगे? टेस्ट सबमिट कर दोगे? यस सर। यस सर। चलो मैं आज भेज दूंगा, टेस्ट सबमिट कर देना इवनिंग टाइम पर। और आपने ये मुझे पीडीएफ बनाकर जरूर भेजनी है एसी और ईएमआई की। मैंने सारे चैप्टर्स के आपके नोट्स चेक करने हैं, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या लिखते हो। ओके सर। हाँ जी, इसके बाद अगला टॉपिक इसके अंदर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है ट्रेवल करने की, वो ये है एयर के अंदर। ये स्पीड बच्चों किसके अंदर है? एयर यानी स्पेस के अंदर है। अगर किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करे तो इसकी स्पीड क्या होती है? तो लिखो, इन एनी मटेरियल मीडियम, इन एनी मटेरियल मीडियम, कोई अगर मीडियम है, स्पीड ऑफ ईएम वेव बिकम v इज इक्वल टू, मीडियम के लिए म्यू नॉट की जगह क्या लिखते हैं, याद है किसी को? और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखते हैं मीडियम के लिए? हाँ जी, म्यू नॉट की जगह क्या लिखते हैं? म्यू। एप्सिलॉन की जगह क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन। तो ये मीडियम के लिए स्पीड होगी बच्चों, लिख लो इसको। सर जो लाइट की स्पीड है वो एयर में होगी कि वैक्यूम में होगी? एयर में बच्चे, ये देखना, एयर और वैक्यूम हम सेम ही मानते हैं, वैसे होता नहीं, होता नहीं है सेम, लेकिन एयर एंड वैक्यूम वी कंसीडर एज सेम, बोथ एज सेम। एयर एंड वैक्यूम, एयर वैक्यूम स्पेस, ऑल आर सेम थिंग्स। ऐसे होता नहीं है जनरली, लेकिन हम साइंटिफिक फिजिक्स में मानते हैं कि ये तीनों चीजें सेम। एयर की रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताओ, एक चीज और मैं पूछता हूँ आपसे, किसी को ये याद है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती थी? एप्सिलॉन आर। वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, एप्सिलॉन आर क्या होती थी? किसी को याद है? किसी को याद हो? नो सर। परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। Permittivity in medium to the permittivity in free space is called relative permittivity. इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। सिमिलरली बच्चों, म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट इनटू म्यू आर।
तो मैं ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर रहा हूं, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे बोलो? म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक? यस बच्चों यहां तक ठीक है। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? ये देखो, ये होता था c, मैंने c लिख दिया, नीचे लिख दिया म्यू आर एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला देख लो, आपको क्लियर है ये कैसे बना, ये वाला बोलो बच्चों, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. नोट कर लो, 4 पॉइंट मैंने बता दिए इसकी प्रॉपर्टीज के। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं उसके बाद मैं आपको। कर दूं आगे इसको? यस सर। Yes, sir. और अब कर रहा हूं बच्चों, 5th पॉइंट लिखो। बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है c, ये एक्चुअल में दिस इज आल्सो इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके इक्वल भी होता है। तो लिख लो, इन EM वेव्स, इसकी आपको डेरिवेशन नहीं है, इन EM वेव्स the ratio of amplitudes of electric and magnetic field is always constant. And is equal to the speed of EM wave. कहता है रेशियो ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड जो है उसकी रेशियो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वल होता है। ये मैंने आपको 5 पॉइंट करवाए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 5 पॉइंट बच्चों मैंने आपको ये करवाए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। अब बच्चे जो नेक्स्ट 3 to 4 पॉइंट्स हैं आई विल डिस्कस लेटर। 3 to 4 प्रॉपर्टीज विल डिस्कस लेटर। यहां तक 5 प्रॉपर्टीज आपको करवा दी, 3 से 4 प्रॉपर्टीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को पढ़ना पड़ेगा, इसके प्रेशर को पढ़ना पड़ेगा, वो हम अगले टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस बच्चों कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हमारा यहाँ तक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है EM वेव का, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। सेकंड टॉपिक मैक्सवेल करेक्शन
मैक्सवेल करेक्शन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये मेरा बच्चों टॉपिक नंबर दूसरा है जो मैंने इसके अंदर आपको करवाया है। बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर को करंट जा रहा है आई, तो ये कैपेसिटर बच्चों चार्ज हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर मुझे ये बताओ बच्चों, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होता है? फ्लक्स चेंज होगी। बोलो बच्चों, कैपेसिटर के चार्ज डिस्चार्ज होने से यहाँ पर गैप के अंदर फ्लक्स होगी, तो इस फ्लक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप आपको देखो क्लियर है कि नहीं? चार्ज के चेंज होने से, चार्ज डिस्चार्जिंग होने से फ्लक्स चेंज होगी। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख सकते हो ये फ्लक्स क्यों आई। इफ Q चेंजेस विद द टाइम, आपको याद रहेगा Q चेंजेस विद द टाइम। अगर टाइम के साथ Q चेंज करता है ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो फ्लक्स होगा। अब बच्चों फ्लक्स होगा, अब चार्ज चेंज हो रहा है, इट मींस यहाँ करंट है। इसके अंदर करंट का फॉर्मूला क्या होता है? dQ अपॉन dt। अब मुझे ये बताओ, अगर चार्ज चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगी। हाँ जी बच्चों, d phi अपॉन dt, dQ अपॉन dt अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ये बच्चों dQ अपॉन dt क्या होता है? करंट होता है बाय एप्सिलॉन नॉट। तो I किसके इक्वल हो गया बच्चों? एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। ये आपके सिलेबस से कटा हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों ने कंपटीशन का एग्जाम भी देना है। डिस्प्लेसमेंट करंट आई थिंक कटा हुआ है गैप से। अब इस गैप के अंदर बच्चों फ्लक्स चेंज होने से, समझो मेरी बात ध्यान से, फ्लक्स चेंज होने से, फ्लक्स क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि करंट आने से कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने से करंट आ रहा है। कौन सा करंट आ रहा है बच्चों? ये आई करंट आ रहा है। इस करंट को पता कौन सा करंट बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। आई के पैर में डी लिख लेना, आई के पैर में आप डी लिख लेना बच्चों। आई के पैर में डी इज द सिंबल ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको बोलते हैं बच्चे डिस्प्लेसमेंट करंट। जल्दी से नोट कर लो, सेकंड टॉपिक भी हमारा आज पूरा हो जाएगा। इसके 5 से 6 टॉपिक है बच्चों, यानी 2 या 3 लेक्चर में हार्डली ये हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। 3 लेक्चर में तो खत्म हो ही जाना। मैं रब कर दूं बच्चों इसको? यस सर। मैं रब कर रहा हूँ इसको। दोबारा फिर समझो मैंने क्या समझाया। अगर किसी वायर से करंट जा रहा है आई, वो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने से इस इतने एरिया में बच्चे, इतने एरिया में, इस एरिया में क्या चीज होगी? फ्लक्स चेंज होगी। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स क्या होगा बच्चे? कौन सा करंट आएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा फिर समझा रहा हूँ। वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। ये देखो आपको सभी को क्लियर है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. I can write hence due to changing electric flux
between the gap there is current called displacement. ये लिख सकते हो आप। इस करंट को कौन सा करंट बोलते हैं बच्चे? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या होगा बच्चों? ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ होता है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एम्पियर ने आपको क्या कहा था? एम्पियर की स्टेटमेंट किसी को याद है? एम्पियर क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ सर उसने कहा था जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट आई के क्लियर, ये उसने कहा था। अब बच्चों जब उसने ये कहा था कि ये जो करंट आई होगा तो ये वाला करंट आई होगा, लेकिन अब आप ये भी पढ़ चुके हो कि गैप में भी करंट होगा। इस गैप में भी करंट होता है, बोलो। Yes, sir. इस गैप में भी करंट होता है। अगर इस गैप में करंट होता है, इस करंट को तो ये तो जो वायर के अंदर करंट होता है बच्चे उसको कौन सा करंट बोलते हैं? कंडक्शन करंट। दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। इसने ये कहा था जो वायर में करंट होगा वही करंट होगा, लेकिन हमने एक नया करंट पढ़ लिया गैप के अंदर जो फ्लक्स चेंज होने की वजह से होता है। तो न्यू मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होगा बताएगा कोई? यस बोलो। आईसी प्लस आईडी, ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। दिस इज योर मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ ऑल्सो, इसका नया नाम है। और एम्पियर मैक्सवेल लॉ। उतार लो बच्चों, ये सेकंड टॉपिक भी मैंने आपको खत्म करवा दिया पूरा। ये बच्चों सेकंड टॉपिक भी खत्म हो गया। सर आपने आईसी प्लस क्या लिखा है आगे? आईसी प्लस आईडी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट वायर में, डिस्प्लेसमेंट करंट गैप में। बच्चों एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, छोटा सा और नॉलेज दे दूं इसके लिए। इसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे कल, लेकिन छोटा सा मैं आपको बता दूं इसके अंदर ये चीज कि फैराडे ने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से सर्किट में क्या होता है? करंट होता है। बस ये अपने आप कट जाएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन जो एम्पियर मैक्सवेल ने कहा कि करंट के चेंज होने से, यहाँ करंट के चेंज होने से भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये देखो बेसिकली करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो उसके आसपास बच्चों क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ये करंट के चेंज होने से। ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ। शॉर्ट ये फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना बहुत है, मैं टेस्ट भी भेजूंगा और आपने ये मुझे भेजनी है। ईएम वेव और एसी करंट की कॉपी भेजनी है जो आपने।